हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AKC टेक्निकल क्लासेस में। तो जैसा कि आप पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे, OFC यानी कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट का है, और जिसमें आप लोगों ने ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के बारे में कुछ जाना था, कम्युनिकेशन के बारे में कुछ जाना था, जहाँ की एक टॉपिक आपको बताया गया था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, हमारे चैनल AKC टेक्निकल क्लासेस में अगर आप लोग नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, ताकि हमारे द्वारा दिए गए अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। और आप लोगों को बता दें कि हमारा जो ऑफिशियल ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर पे आ चुका है। आप लोग वहां से डाउनलोड करके उसका लाभ उठा सकते हैं, और वहां पे कई सारे ब्रांचेज के नोट्स आपको बहुत ही कम यानी कि आपके पॉकेट मनी के दाम में दिए जा रहे हैं। तो जल्दी से उसका लाभ उठाइए। चलते हैं हम लोग आगे अपने वीडियो की तरफ। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो, तो वो वीडियो हम आपके लिए लेके आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को एक हेडिंग दिख रही होगी, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर संचार, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। तो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन होता क्या है, तो पहले हम हिंदी में देख लेते हैं, फिर आपको इंग्लिश में भी बता देंगे। जिन लोगों को ज़रूरत होगी तो वो नोट कर लेंगे। तो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक संचारण, देखिए संचारण की एक प्रणाली है। जाहिर सी बात है, फाइबर ऑप्टिकल संचारण की एक प्रणाली है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था, जिसमें सूचनाओं की जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से, देखिए यहाँ पे इसी कारण इसका नाम जो है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन पड़ा। ठीक, ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश बिंदुओं के रूप में भेजी जाती है। मतलब जो आपका इन्फॉर्मेशन होता था उसको लाइट वेव में कन्वर्ट करके इसके द्वारा आपका ट्रांसमिट किया जाता था। तो कैसे होता है आगे हम आपको बताएंगे। अभी इतना जानिए कि उसको लाइट वेव में कन्वर्ट करके उसको ट्रांसमिट किया जाता था। उसके बाद देखिए हमारा आता है प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ये तो आप लोग जानते हैं, तरंग वाहक विकसित करता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग है तो आप जानते थे। तो प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग वाहक विकसित करता है, जो विधिवत रूप से जानकारी के साथ ले जाते हैं। जानकारी के साथ ले जाते हैं मतलब उस इंफॉर्मेशन, जैसे जो इंफॉर्मेशन होगा उसको लाइट की इंटेंसिटी के साथ मॉड्यूलेट करते हैं, और उन दोनों को एक साथ मिला के, यानी कि जो हमारा डिजिटल इन्फॉर्मेशन होगा, डिजिटल इन्फॉर्मेशन और हमारा लाइट की इंटेंसिटी, उनको मॉड्यूलेट करके एक साथ लाइट जो है वहाँ पे आपका कैरियर वेव की तरह काम करती है। तो उसके साथ इंफॉर्मेशन आपकी भेजी जाती है, और दूसरे छोर पे उसको डिमॉड्यूलेट करके वहाँ से एक्चुअल सिग्नल को हम रिट्रीव कर लेते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। इसके पहले हम कुछ और जानें, आपको इंग्लिश में बता दें कि जैसे कि आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इज ए मोड ऑफ कम्युनिकेशन बाय विच वी कैन ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू ऑप्टिकल कैरियर वेव्स। देखिए इसमें सब कुछ सेम है पिछली वाले की तरह। इसमें क्या था कि जब हम किसी भी माध्यम से, मतलब किसी भी माध्यम से, मान लीजिए ये माध्यम है, इसके द्वारा हम अपने सूचनाओं का आदान प्रदान एक स्थान से दूसरे स्थान पर करते हैं, तो वो आपका कम्युनिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का, लेकिन जब यही चीज़, जब माध्यम इसका आपका बन जाता है ऑप्टिकल फाइबर, तो वो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन कहला जाता है। सिंपल सी बात है। बाकी आप लोगों को पता होगा कि प्रकाश जो है अलग अलग माध्यमों में अलग अलग चाल से चलते हैं। यदि प्रकाश के पुंज डेंसर मीडियम, यानी कि, हाँ तो हम बता रहे थे कि जब आपका प्रकाश पुंज डेंसर यानी कि सघन, डेंसर यानी कि सघन, जो कि आपका ये है डेंसर मीडियम से रेरर, रेरर यानी कि विरल, विरल आपका वायु हो जाएगा। डेंसन से रेरर यानी कि सघन से विरल की ओर जाता है, तो नॉर्मल से दूर हो जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ से आपका, अभी हम दिखाते हैं, यहाँ से आपका जो है ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला रे आपका जा रहा है यहाँ से, देखिए फिर ये नॉर्मल आपका हो गया, नॉर्मल से ये दूर हट रहा है। तो ये सब आपको हाई स्कूल में ही पढ़ाया जाता था। तो अभी आगे हम आपको पूरा फंडा इसका समझा रहे हैं। तो दूर हट जाता है, ठीक।
तो जैसे जैसे इसका अपवर्तन कोण थीटा आर, देखो अब यहाँ पे हम आपको जूम करते हैं, हाँ तो यहाँ पे थीटा आर की जगह पे यहाँ थीटा 2 लिखा हुआ है, आप लोग आर समझ लीजिएगा उसको, यहाँ पे थीटा आर या फिर थीटा 2 ही समझते हैं हम लोग। तो जब हमारा थीटा 2, देखिए थीटा 2 हमारा जो है थीटा 1 से, ये थीटा 1 है, थीटा 2 ये है, थीटा 1 से बड़ा है। देख लीजिए थीटा 1 आपका ये हो गया कोण, और ये थीटा 2 आपका इतना बड़ा कोण है। तो जाहिर सी बात है आप लोगों को दिख रहा होगा थीटा 1 जो है थीटा कोण से बड़ा है। यदि देखिए आपतन कोण, यानी कि जो यहाँ पे आपतन कोण क्या है, यहाँ पे आपतन कोण आपका थीटा 1 है, ये आपतन कोण आपका थीटा 1 है, के मान को बढ़ाया जाए तो मान लीजिए अगर इसको मान के बढ़ाया जाता है तो एक ऐसी स्थिति आती है, ठीक, कि जब आपका प्रकाश पुंज अपरिवर्तित हो जाता है, बल्कि परावर्तन, देखिए अपरिवर्तित ना होकर, जैसे अपवर्तन हो रहा है ना, तो अपवर्तित ना होकर परावर्तन हो जाता है। जैसे देखिए अब यहाँ से हमने इसका एंगल इतना बढ़ाया, जो रेड वाला रे है थीटा सी, ठीक, उसको बढ़ाया, तो थीटा सी क्या, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल पे क्या होता है, जो आपका आपतन कोण का वह मान, आप लोगों ने पढ़ा होगा हाई स्कूल में, आपतन कोण का वह मान जिस पर परावर्तन कोण आपका 90 डिग्री है। देखिए रेड वाले का जो आपका एंगल है वो 90 डिग्री हो रहा है, तो ये थीटा सी इसलिए इसको रखा है क्योंकि ये क्रिटिकल एंगल माना जाता है। तो अभी देखिए यहाँ पे परावर्तन हो रहा है, लेकिन जब थीटा सी एक आप क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा थोड़ा सा बढ़ाते हैं रे को, इंसिडेंस रे को, तो अब देखिए थीटा 1 का मान जब आपका थीटा सी से बड़ा हो जाता है तो यहाँ पे आपका जो रे होता है जिस माध्यम से जाता है फिर उसी माध्यम में चला आता है, तो ये यहाँ पे आपका अपवर्तन न होकर परावर्तन के नियम को फॉलो कर रहा है, क्योंकि जिस माध्यम से जा रहा है उसी माध्यम में वापस चला आ रहा है। हाँ तो अब आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले जब हमने थीटा 1 कोण से जब आपका प्रकाश के वेव को यहाँ पे आपतित कराया तो यहाँ पे अपवर्तन हो रहा था, तो अपवर्तन हो रहा था, फिर जब इसको हमने बढ़ा दिया तो जब एक कोण आया तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल पे वो 90 डिग्री पे हो गया, लेकिन जब क्रिटिकल एंगल से हमने कोण को अधिक किया तो वो जिस माध्यम से गया उसी माध्यम में लौटकर वापस आ गया। तो यहाँ पे आपका अपवर्तन न होकर क्या हो रहा है, यहाँ पे परावर्तन हो रहा है, परावर्तन आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका यहाँ पे परावर्तन हो रहा है, ठीक। तो आप देखिए यहाँ पे जब परावर्तन हो तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, टी आई आर, क्या कहते हैं इसी को, टी आई आर, यानी कि संपूर्ण, इसको क्या बोलते हैं, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसको संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफरेंस बोलते हैं। तो अब ये आपका क्रिया जो है आपके, मान लीजिए ये आपका ऑप्टिकल फाइबर है, ये मैं बना दे रहा हूँ, ये आपका ऑप्टिकल फाइबर है। तो ये जो एंगल है, ये जिस एंगल से यहाँ पे इंसिडेंट होता है तो यहाँ से होने के बाद ये इसी एंगल से इधर जाएगा, अब यहाँ से इस एंगल पे यहाँ भी वही कोण बनाएगा, फिर यहाँ से इधर जाएगा। तो ये जो आपका देखिए अब यहाँ पे हम जैसे ही बना दिए आपको पूरा मेथड समझ में आ गया है कि जब इस एंगल से डालेंगे तो इस एंगल से जैसे वो प्रवेश करेगा, यहाँ पे हम कलर चेंज कर देते हैं, इस एंगल से जैसे ही वो प्रवेश करेगा तो वो यहाँ से लड़के फिर इधर आएगा, तो उसकी क्लैडिंग में बार बार वो ऐसे लड़ता रहेगा, तो जिससे वो आगे बढ़ता रहेगा जबकि उसका कोई भी क्षरण या हानि नहीं होगी, इससे ज़्यादा दूर तक वो उसमें ट्रेवल कर लेगा, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं, हमारा जो है आगे कुछ टॉपिक है, क्या है हमारा, ये हमारा ऑप्टिक संचार के मुख्य घटक,
ये आपका एक हेडिंग है, इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। यहाँ पे हम उसके जो ऑप्टिकल संचार है आपका, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन है, उसके कुछ घटक के बारे में जानकारी लेंगे। तो पहला देखिए उसमें क्या है, इसको हम पहले छोटा कर देते हैं थोड़ा। अब ठीक है। तो इसमें देखिए हमारा ए जो है ट्रांसमीटर, अब देखिए जिसमें, अब उसका डिस्क्रिप्शन भी इसमें दिया, जिसमें प्रकाश स्रोत व संबंधित ड्राइव परिपथ होते हैं। ठीक, जिसमें संबंधित ड्राइव परिपथ होते हैं, यानी कि जो ट्रांसमीटर होता है आपका वो ट्रांसमिशन में सहायक होता है। ये ओ नहीं है, ये मैं डॉट लगाया है ताकि फुल फॉर्म ना लिखना पड़े। ट्रांसमिशन में सहायक होता है। इसमें देखिए ड्राइव होते हैं, बाकी और भी इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स होते हैं जिससे ट्रांसमिशन आपका कंप्लीट होता है। और दूसरा आपका आता है ऑप्टिकल फाइबर, यानी कि मेन वही जिससे आपका ट्रांसमिशन होना है, जिनमें प्रकाश का संचरण होता है। जैसे कि मैंने ऊपर आपको यहाँ पे बताया था कि ऑप्टिकल फाइबर बना के, ऐसे ऑप्टिकल फाइबर इधर से रहता है, एक टुकड़ा मान लीजिए सैंपल, वहाँ से इस तरह से रेज अंदर जाती है और यहाँ से TIR होके इधर आती है, फिर यहाँ टकराने के बाद वो फिर इधर मुड़ जाती है। तो ऐसे यहाँ जब टकराएगी यहाँ से फिर इधर मुड़ जाएगी, तो इस तरह से वो आगे को हमेशा बढ़ती ही रहेगी। तो यही बोल रहा है वो कि जिसमें ऑप्टिकल फाइबर, जिनमें प्रकाश का संचरण होता है, और उसके बाद आपका रिसीवर जब उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं तो भाई रिसीव करेंगे, और रिसीव करने के बाद उसमें डिटेक्टर लगा होगा जो कि प्रकाश को डिटेक्ट करेगा, यानी कि फोटो डिटेक्टर लगा होगा, और उसको एम्पलीफाई भी करना पड़ेगा अगर वो छिड़ हो गया होगा। तथा अन्य परिपथ में क्या होगा आपका, डिमॉड्यूलेशन हो सकता है और डिकोडर एनकोडर हो सकता है। तो ये सब आपके एलिमेंट हैं। और भी आगे देखते हैं हम, और हमारा आगे आ जाता है, ये देखिए इंजेक्शन लेजर डायोड, यानी कि ILD, ये भी आप लोगों ने पढ़ रखी होगी। तथा लाइट इमिटिंग डायोड, ये तो आपने अच्छे से पढ़ी होगी। लाइट इमिटिंग डायोड LED, जो कि आपके घरों में भी मिलती है। बहुत से लोग लाइट बचाने के लिए इसको अपने घरों में यूज करते हैं। तो LED यहाँ भी यूज होता है। देखिए आप लोग एक कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ जो सोर्स है आप लोग अपने घरों में लगाते हैं। तो अब देखिए आगे, देखिए LED, इन दोनों को, ILD और LED को ऑप्टिकल संचार प्रकाश स्रोत के रूप में उपयुक्त किया जाता है। तो आप कहेंगे LED को ही क्यों उपयोग करते हैं, कोई और चीज़ क्यों नहीं। अब यहाँ पे आपको क्या, किस चीज़ में यूज किया जाता है, प्रकाश स्रोत। अब प्रकाश स्रोत में LED को ही तो यूज करेंगे। अब मान लीजिए आप बोलते हैं जो 100 वाट का बल्ब होता है, पीला कलर का जलता है, उसको लेने के लिए, ठीक, तो उसको लेंगे अगर हम, तो वहाँ पे हमारा देखिए लाइट भी ज़्यादा व्यय होगा, और उसके साथ साथ उष्मा भी हमारी उत्पन्न होगी। तो उस उष्मा को कहाँ हम अलग से उसको खपत करेंगे, तो जाहिर सी बात है अगर कोई वहाँ पे अलग इक्विपमेंट लगे होंगे तो वो हमारे क्या होंगे, या तो जल जाएंगे या तो उसकी गर्मी से पिघल जाएंगे। तो वहाँ पे हम पीले वाला बल्ब, यानी कि जो 100 वाट का बल्ब होता है, उसको नहीं यूज करते हैं। और बात रही LED की, LED की तो आप लोगों को पता ही, आप लोग भी बिजली बचाने के लिए ही LED यूज करते हो। तो यहाँ पे बिजली भी बची, ये उष्मा भी उत्पन्न नहीं करता है, जिससे कोई इक्विपमेंट में खराबी भी नहीं आएगी। तो ये इसलिए इसको यूज करते हैं। बाकी स्रोत के लिए इसको प्रयुक्त किया जाता है। उसके बाद फोटो डिटेक्टर, जैसे कि मैंने वहाँ बताया था आपको, रिसीवर में ये फोटो डिटेक्टर लगा होता है। उसके बाद मॉड्यूलेटेड प्रकाश सिग्नल, देखिए जो आपका इंफॉर्मेशन होता है वो क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल वेव में मॉड्यूलेटेड होता है, तो वो उसको पुनः सिग्नल में कन्वर्ट करता है। फोटो डिटेक्टर क्या करता है, आपका प्रकाश सिग्नल को, मान लीजिए प्रकाश आपका आ रहा है, यहाँ पे फोटो डिटेक्टर लगा है, तो ये आपका उसको एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। अगर यहाँ पे आप एक बल्ब लगा दें तो फिर जिस तरह से प्रकाश का इंटेंसिटी यहाँ मिलेगी उसको, ये बल्ब भी उसी प्रकार से जलेगा, उसी इंटेंसिटी में। ये तेज जलेगा तो ये भी तेज जलेगा, ये धीरे जलेगा तो ये भी मतलब ये इसको यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, फिर इसको देगा। तो यहाँ भी इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यहाँ से इसको तेज सिग्नल मिलेगा।
तो जाहिर सी बात है तेज सिग्नल मिलेगा तो जाहिर सी बात है ज़्यादा भी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करेगा तो ये भी ज़्यादा चमकेगा। तो ये सब बात है, उसको वो उसी के अकॉर्डिंगली यानी कि उसी के समानुपाती वो करंट उत्पन्न करता है, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल, करंट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल बोलते हैं, तो उसमें कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए अब आगे क्या देता है, मुख्य PIN डायोड व एवलांच ये एवलांच फोटो डायोड है, ठीक, आप लोग उसको ठीक कर लीजिएगा। एवलांच फोटो डायोड को प्रयुक्त किया जाता है, ठीक। उसके बाद इसमें मुख्यतः देखिए विद्युत सिग्नल कन्वर्टर में फोटो डायोड या फिर एवलांच फोटो डायोड को उपयोग किया था। इसमें आपका किसमें, फोटो डिटेक्टर में, इन दोनों को यूज किया था। अगर कोई पूछे आपसे कि ऑप्टिकल फाइबर में फोटो डिटेक्टर के रूप में किसे यूज किया जाता है, तो आप लोग सीधे बता दीजिए पिन फोटो डायोड या फिर एवलांच फोटो डायोड को मुख्यतः यूज किया जाता है। बाकी और भी चीज़ें हैं जो यूज की जाती हैं। आप देखिए आपको थोड़ी सी भी जानकारी ले लीजिए, जो अपने इंडिया है, इंडिया में देखिए फाइबर ऑप्टिक्स का आरंभ सबसे पहले पुणे में हुआ था, जब 2 टेलीफोन एक्सचेंज के मध्य फाइबर लिंक किया गया। तत्पश्चात बड़ौदा व अहमदाबाद के मध्य फाइबर लिंक बिछाई गई। मतलब पहले जो है मुंबई के 2 टेलीफोन एक्सचेंज के बीच ये फाइबर लिंक किया गया, मतलब फाइबर लिंक बिछाया गया। और उसके बाद देखिए बड़ौदा व अहमदाबाद के मध्य फाइबर लाइन बिछाई गई, वो भी कब, 1985 से 1988 के मध्य, ठीक। उसके बाद देखिए 1985 से 1988 के मध्य आपका 2500 किलोमीटर लंबे ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक सिस्टम यानी कि जो उसका कम्युनिकेशन सिस्टम का पूरा सिस्टम था उसको इंस्टॉल किया गया, ठीक। और उसके बाद 1988 में ऑप्टेल टेली कम्युनिकेशन लिमिटेड, ये आपका एक कंपनी का नाम है, क्या, ऑप्टेल टेली कम्युनिकेशन लिमिटेड ने बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट हेतु पिपरऊ व बचर, ये स्थान का नाम है, पिपरऊ और बचर द्वीप के मध्य ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम की स्थापना की। इसने क्या किया था, आपका जो है 1988 में, ये देखिए बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट हेतु पिपरऊ व बचर द्वीप के मध्य ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम की स्थापना की। जैसे कि ये पूछता नहीं एग्जाम में, लेकिन आपका जानना जरूरी बनता है। तो आगे आप लोगों को चलते हैं। अब आपके मन में जिज्ञासा उठ रही होगी कि ऑप्टिकल फाइबर होता कैसा है, दिखने में क्या होता है, उसकी बनावट कैसी होती है, तो ये आपको हम बताते हैं उसकी बनावट। देखिए ये उसकी बनावट है, जो कि 3 लेयर ऑप्टिकल फाइबर स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। तो इसको बताने के लिए हम आपको अभी जस्ट इसको और आगे अच्छे से बताएंगे, लेकिन पहले ये ऊपर से आपको इसका स्ट्रक्चर बताते हैं। हाँ, तो ये आपके सामने फिगर पूरा आपके सामने दिख रहा है। तो यहाँ देखिए ये इस तरह से एक वायर होता है। आपने बहुत जगह देखा होगा कि मिट्टी की खुदाई करके उसमें ऐसे रेड कलर के वायर या फिर काले कलर के वायर को बिछाया जाता है, तो आपका ऑप्टिकल फाइबर ही होता है। तो उसमें देखिए कितने लेयर होते हैं। पहले तो आपका एक आउटर जैकेट होता है, जो कि आपके ऑप्टिकल फाइबर के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। और उसके बाद भी मान लीजिए ये किसी कारणवश डैमेज हो जाता है, ये किसी कारणवश डैमेज हो जाता है, तो उसके बाद आपका जो है ये वाली लेयर, ये भी देखिए एक जैकेट है, इनर जैकेट बोलते हैं इसको। ये आपका देखिए स्ट्रेंथ मेंबर, यानी कि ये अगर किसी कारणवश क्षतिग्रस्त हो जाता है तो ये इसकी सुरक्षा करता है। उसके बाद ये आपकी कोटिंग होती है फाइबर की कोटिंग होती है, ताकि ये आराम से फ्लेक्सिबल रहे, मुड़े ना। और उसके बाद ये क्लैडिंग, ग्लास की क्लैडिंग होती है, और ये आपका ग्लास का कोर। अब आपको हम जूम करके इसमें बताते हैं। देखिए ये जो आपका वाइट कलर का पोर्शन है, ये वाइट कलर का, यही आपका जो है ऑप्टिकल फाइबर है। और ये आपका लगभग बाल से थोड़ा सा मोटा या फिर बाल के मोटाई के बराबर होता है, यानी कि ये जो लाइन मैं खींच रहा हूँ इससे भी कई गुना पतला होता है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें कैसे आपका लाइट ट्रेवल करता होगा, या फिर इसमें कैसे लाइट आपका इंजेक्ट कराते होंगे, कैसे इसमें एक्यूरेट। अब आप ही जान लीजिए, अगर आपके सामने कोई एक छोटा सा टारगेट है, आपको उसको हिट करने के लिए पता नहीं कितने अटेम्प्ट करने पड़ेंगे।
अब इतना छोटा सा मैं टारगेट आपको लगा दे रहा हूँ, और दूर से आपके इतने ही दूर से अगर आपको मान लीजिए इतने दूर से आपको यहाँ से निशाना लगाना हो तो आपका कई अटेम्प्ट में बहुत कम चांस है कि आपका एक ही अटेम्प्ट में यहाँ पे पहुँच जाए। तो इतने छोटे इतने पतले पाइप में, या फिर पाइप ही बोल सकते हैं इसको, इतने पतले ऑप्टिकल फाइबर में कैसे आपका जो है ऑप्टिकल वेव को इंजेक्ट किया जाता है, यानी कि कैसे इसमें आपतित कराया जाता है, तो वो सब आगे हम लोग अपना देखेंगे। तो इसी में जो है आपका रे इंजेक्ट होती है, मान लीजिए यहाँ से गई, यहाँ से इसका 90 डिग्री बना, यहाँ से फिर ये इधर हो गया TIR हो गया, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ से यहाँ आ गई, फिर यहाँ भी 90 बना, यहाँ से इधर आ गई। तो इस तरह से ये ऐसे ऐसे चलती चली जाती है आगे। तो इस तरह से आगे चली जाती है और आपका इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहाँ तक बहुत ही आसानी से और कम क्षति मतलब कम छेड़ होते हुए पहुँच जाती है, यानी कि इसमें आपका इन्फॉर्मेशन बहुत कम छेड़ होता है। तो ये था आपका ऊपर से हल्का हल्का स्ट्रक्चर। अब थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन में इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए ये आपका थोड़ा कलरफुल नहीं है लेकिन आपका नॉलेजफुल है। तो देखिए अब यहाँ पे आपका बताया गया है जो ये आपका बाहरी जैकेट है, यहाँ देखिए लिखा गया है ब्लैक पॉली एथेन आउटर जैकेट। यहाँ पे ये भी बता दिया गया कि ब्लैक कलर का होता है, मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे देखिए ये भी बता दिया गया कि ये पॉली एथेन का बना होता है जो कि आउटर जैकेट होता है। अब देखिए स्ट्रेंथ मेंबर, ये आपका दूसरा स्ट्रेंथ मेंबर है। ये भी मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए आपका पॉली एथेन वाला अगर किसी कारणवश क्षतिग्रस्त हो जाता है, ये क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो ये इनको प्रोटेक्ट करता है, फिजिकली प्रोटेक्ट करता है। और ये देखिए बफर जैकेट यानी कि फाइबर से बना होता है जो कि इन दोनों के बाद भी एक सुरक्षा लेयर की तरह काम करता है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए एक कोटिंग होती है जो कि सिलिकॉन कोटिंग होती है, उसके बाद सिलिका की क्लेडिंग होती है, उसके बाद कोर जो है आपका सिलिका का बना होता है। यही कोर जो है आपका असली ऑप्टिकल फाइबर है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसको पूरे को बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। और आपका जो वेव होता है वो वेव आपका इस छोटे से हिस्से से ट्रेवल करता है। तो अब आगे जो आपके फैक्ट्स दिए गए हैं वो देखते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग इज स्लाइटली लोअर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर। मतलब जो आपका क्लैडिंग का इंडेक्स है वो कोर के इंडेक्स से कम होता है, यानी कि यहाँ पे आपका कोर जो है सघन माध्यम हो जाएगा और जो आपका क्लैडिंग है वो विरल माध्यम हो जाएगा। तो हो गया ना वो सघन और विरल माध्यम वाला जो हमने आपको ऊपर एग्जाम्पल बताया, वही एग्जाम्पल यहाँ पे भी हो गया। तो ये वाला फैक्ट आपका वो वाला एग्जाम्पल की पुष्टि करता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका थोड़ा सा लेंथ और मेजरमेंट दिया है, यानी कि कोर प्लस क्लैडिंग आपका लगभग होता है, देखिए लगभग का चिन्ह लगाया गया है, लगभग होता है 125 से 200 माइक्रोमीटर। यहाँ पे माइक्रोमीटर है ना कि मीटर, ठीक। तो 125 से 200 माइक्रोमीटर होता है। ये आपका एक हो गया फैक्ट। और दूसरा फैक्ट आपका आता है, तीसरा फैक्ट, फाइबर इज मेड ऑफ सिलिका SiO2 सिलिका ग्लास। देखिए मैंने वहाँ पे आपको ग्लास बताया था, लेकिन यहाँ आपको डिस्क्रिप्टिवली आपको बताया जा रहा है कि वो सिलिका का बना होता है। ग्लास किसका बना होता है, सिलिका। ये जो आपका फाइबर बनता है ऑप्टिकल फाइबर वो सिलिका का बना होता है। देखिए यहाँ पे सीधे सीधे लिखा है कि जो आपका कोर है वो सिलिका का है और जो आपका क्लेडिंग है वो भी सिलिका का है। बस इसमें फ़र्क क्या है, फ़र्क इसमें ये है इसका अपवर्तनांक कम है कोर का, इसका क्लेडिंग का सॉरी कोर का आपका अधिक है और क्लेडिंग का कम है, तभी ना सघन विरल वाला एग्जाम्पल आपका करेक्ट होगा। तो आगे चलते हैं। यहाँ देखिए दिया है क्लेडिंग इज आल्सो मेड ऑफ सिलिका बट द आउटर लेयर इज एडेड विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ बी जर्मेनियम बोरान या फास्फोरस टू डिक्रीज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो उसका अपवर्तनांक कम करने के लिए उसको ये सब चीज़ें मिलाई जाती हैं उसमें, ठीक। तो आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए आगे हमारा है ऑप्टिकल फाइबर की संरचना में ही, अब इसको जूम इन कर लेते हैं। अब देखिए
अब उसकी संरचना जो थी आपका, उसका डिस्क्रिप्टिव रिटन, तो रिटन में अब पढ़ाना बताना क्या, आपको सब बता ही चुके हैं, तो एक बार आपको पढ़ के बता देते हैं। देखिए एक ऑप्टिकल फाइबर में 3 संकेंद्रित तत्व होते हैं, वहाँ पे हमने बताया था। एक कोर हो गया जिसमें आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि प्रकाश वेव आपका ट्रेवल करता है। एक क्लैडिंग हो गया जो कि सघन और विरल माध्यम को प्रोड्यूस कराता है कोर और क्लैडिंग के मध्य। और उसके बाद और एक बाहरी कोटिंग। ये तो आपके हो गए असली जो 3 लेयर थे, असली मतलब जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जिसे अक्सर बफर कहा जाता है, देखिए बफर वाला था हिसाब, ये बफर था जो तीसरा लेयर था। और उसके बाद आपका एक मेंबर, स्ट्रेंथ मेंबर हो गया होगा। और उसके बाद आपका एक आउटर जैकेट हो गया होगा। आउटर जैकेट जो कि आपका एथेन से बना था, ब्लैक एथेन। अब देखिए कोर आमतौर पर कांच या प्लास्टिक से बना होता है, कांच या प्लास्टिक से बना होता है, कांच से बनता है, प्लास्टिक से बनता है। प्लास्टिक से इसलिए बनाया जाता है ताकि वो फ्लेक्सिबल रहे और मुड़ने पर टूटे ना, चूँकि कांच आपका टूटने का डर होता है, इसलिए से बना होता है। कोर फाइबर का प्रकाश वाहक भाग होता है। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका कोर होता है उसमें उसी में जो है आपका प्रकाश ट्रेवल करता है। प्रकाश वाहक मतलब प्रकाश को ले जाने वाला। आवरण कोर को घेरता है जो उसके ऊपर क्लैडिंग होती है। क्लैडिंग कोर की तुलना में थोड़ा कम अपवर्तन सूचकांक वाला सामग्री से बना होता है। तो वही मैंने बोला आपका कि क्लैडिंग का जो अपवर्तनांक कम होता है और कोर का अधिक होता है। अब देखिए सूचकांकों में यह अंतर फाइबर की लंबाई के साथ साथ कोर क्लैडिंग की सीमा पर होने वाले कुछ आंतरिक प्रतिबिंब का कारण बनता है। प्रकाश तंतु के नीचे संचरित होता है और तंतु के किनारों से नहीं। तो ये प्रकाश तंतु के देखिए, अब मान लीजिए ये आपका है तो ये यहाँ से नहीं ट्रेवल करता है कि इससे एकदम दीवार से हट के जाए, ये इसके नीचे ट्रेवल करता है। और उसके और नीचे प्रकाश तंतु के नीचे संचारित होता है और तंतु के किनारों से नहीं निकलता है। अब देखिए आगे आपका क्या देता है, यहाँ दे रहा है फाइबर ऑप्टिक कोर उच्च अपवर्तन सूचकांक के साथ आंतरिक प्रकाश वाहक सदस्य होता है। अब यही चीज़ आपको बार बार मैं बता रहा हूँ कि वही उसका जो है अपवर्तनांक उच्च होता है, तो यहाँ उसको ये दिया है। और वो आंतरिक, उसमें आंतरिक संपूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, यानी कि वो उसके अंदर ही प्रकाश वाहक होता है, यानी उसी के अंदर प्रकाश आपका ट्रेवल करता है। और उसके बाद आपका आ जाता है क्लेडिंग। क्लेडिंग आपका देखिए क्या है, क्लेडिंग में ये जो है आपका मध्य परत होता है जो कि प्रकाश को कोर तक सीमित रखने का कार्य करती है। इसका अपवर्तनांक सूचकांक कम होता है। ये भी मैंने ऊपर बताया आपको वो पानी वाला उदाहरण लेके कि नीचे पानी यानी कि नीचे जो है पानी था वो आपका कोर का काम कर रहा था और जो ऊपर हवा था वो आपका क्लेडिंग का काम कर रहा था। और इसमें रे आती थी सघन से विरल में, क्रिटिकल एंगल से अधिक एंगल था तो वो उसी में पुनः वापस चले जाते यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता था। तो ये आपका एग्जाम्पल वहीं से सेट हो रहा है। और उसके बाद देखिए बफर की बात भी आगे। बफर जैसे कुछ लोग होते हैं समझाने के बाद भी बोलते हैं सर लिखें क्या, तो वो उनके लिए ये कहानी है। तो आप जिसको समझ में आ गया हो तो अपनी कहानी बना लेगा, जो उसको समझ में नहीं आया उसके लिए कहानी गढ़नी पड़ती है। तो ये कहानी देखिए, बाहरी परत जो कोर और क्लैडिंग को नुकसान से बचाने के लिए, वही मैंने बताया था फिजिकल डैमेज से बचाने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। यानी कि बाहरी परत जो कि कोर और क्लैडिंग को नुकसान से बचाने के लिए देखिए सदमे अवशोषक यानी शॉक एब्जॉर्बर। अब यहाँ पे आप कहेंगे सदमा क्यों लिखा है, तो वो शॉक एब्जॉर्बर का हिंदी यहाँ पे झटका भी लिख सकते थे, लेकिन झटका आपका उचित शब्द नहीं था, इसलिए सदमे अवशोषक यानी कि शॉक एब्जॉर्बर के रूप में कार्य करती है। और फाइबर को भौतिक वातावरण यानी फिजिकल एनवायरनमेंट से बचाने के लिए कोटिंग में आमतौर पर प्लास्टिक की सामग्री, देखिए शीशे के साथ साथ जब प्लास्टिक की सामग्री उसमें लगाई जाती है तो वो फ्लेक्सिबल हो जाता है। तो एक या एक से अधिक कोट होते हैं। कभी कभी आगे की भौतिक सुरक्षा के लिए कोटिंग में धातु आवरण भी जड़े जाते हैं। तो ये सब आगे की बात है कि उसमें धातु आवरण जड़े जाते हैं। और उसमें देखिए जब आपका कम्युनिकेशन शुरू होता है तो कैसे कैसे होता है उसका एक आपका ब्लॉक डायग्राम बताते हैं। और इसी ब्लॉक डायग्राम के साथ आपका
ये पता चलेगा कि कैसे उसमें कम्युनिकेशन होता है। तो देखिए ये ब्लॉक डायग्राम आपके बुक में भी दिया गया होगा, इसीलिए मैं उसी को समझा रहा हूँ। देखिए अब यहाँ से आपने टेलीफोन या फिर कुछ भी हो, यहाँ से इंफॉर्मेशन उसको दिया कोडर और कन्वर्टर को, तो उसने इसको डिजिटल रूप में कन्वर्ट कर दिया। देखिए अब डिजिटल रूप में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ से कंप्यूटर से डिजिटल इंफॉर्मेशन उसमें गया और यहाँ से मॉड्यूलेट हो गया, यानी कि दोनों आपस में मिल गए। और इन दोनों को, अब देखिए इन दोनों को ये लाइट सोर्स ट्रांसमीटर ने उसको लाइट में, देखिए यहाँ पे बल्ब की तरह बनाया गया है। अभी आपको हम दिखाते हैं। देखिए अब यहाँ पे इसको बल्ब की तरह बनाएगा, इसको समझ लीजिए कि ये ऑप्टिकल फाइबर को दर्शा रहा है। जो ब्लैक वाला आपका मुड़ा एस की तरह मुड़ा हुआ है, ये आपका ऑप्टिकल फाइबर को दर्शा रहा है। तो देखिए लाइट टर्न्स ऑन ऑफ एट रैपिड रेट, मतलब बहुत तेजी से वो ऑन ऑफ होता है इसके अनुसार। ये जो आपका फ्रीक्वेंसी रेट इसको दिया, पल्स रेट दिए जा रहे हैं। आप लोग क्लॉक पल्स पढ़े होंगे कि जब क्लॉक पल्स उसको मिलती है तो वो ऑन होता है या फिर ऑफ होता है, ट्रिगर होता है। तो यहाँ पे वो क्लॉक पल्स जब ये हाई मिलता है तो ये जल जाता है, और जो लो वाला ये वाला आता है तो ये बुझ जाता है। तो ये इतनी तेजी से रैपिड, देखिए रैपिड क्या लिखा है यहाँ पे, लाइट टर्न्स ऑन ऑफ एट रैपिड रेट, मतलब बहुत ही उच्च दर से वो ऑन ऑफ होता है जो फ्रीक्वेंसी यहाँ से उसको मिलती है। तब इसके बाद यहाँ से अब आप जानते हैं कैसे ट्रेवल कर रहा होगा, ऐसे 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 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता हुआ ऐसे से आएगा आपका। मैं आपको पूरा एकदम एग्जाम्पल के साथ लाइव दिखा रहा हूँ। ऐसे ऐसे यहाँ से, अब ये देखिए यहाँ से प्रकाश निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे ये जो आपका है वो यहाँ पे है क्या, फोटो सेल और फोटो डिटेक्टर। फोटो सेल क्या करता है, फोटो सेल आपका जो सोलर सेल आपने देखा होगा जो धूप में रखा जाता है, चार्ज किया जाता है, वो फोटो सेल ही होता है। या तो फोटो सेल रहेगा या तो फोटो डिटेक्टर होगा। यहाँ पे एक एम्पलीफायर लगा देंगे। एम्पलीफायर लगाने के बाद शेपर सर्किट होगा जो उसके शेपर सर्किट क्या करता है, उसके शेप में कन्वर्ट करता है। तो देखिए अब यहाँ पे फिर वही जो हमारा यहाँ पे इनपुट था वो यहाँ पे हमारा आउटपुट हो गया। तो यहाँ से हम डिजिटल सिग्नल वापस ले लेते हैं और जो हमारा एक्चुअल सिग्नल बचता है उसको डिकोडर के द्वारा डिकोड करके फिर हम उसको साउंड वेव में कन्वर्ट करके यहाँ से उपभोक्ता को, यानी जो कंज्यूमर होता है उसको प्राप्त हो जाता है। तो ये थी हमारी ब्लॉक डायग्राम की पूरी डिस्क्रिप्टिव कहानी। तो और एक और ब्लॉक डायग्राम आपके लिए रखे हैं, जो आप चाहें तो इसको भी अच्छे से समझ सकते हैं। सेम वही कहानी इसकी भी है और काम भी इसका वही सेम है। तो पहले इसको छोटा कर लेते हैं, स्क्रीन पे हमारे आ जाए। हाँ अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए इनपुट इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे आपका एक चीज़ ये बढ़ गया कि वॉइस और वीडियो कुछ भी हो सकता है। अब उसका ये हो गया कोडर और कन्वर्टर, और यहाँ से वहाँ से आपका डिजिटल इंफॉर्मेशन मिला। अब यहाँ से उसको मिल गया और ये आपका पल्स जनरेट हो गया, यानी कि डिजिटल रूप में कन्वर्ट हो गया। अब इसके अनुसार, इसकी इंटेंसिटी के अनुसार ये लाइट सोर्स ट्रांसमीटर, ये देखिए आपका प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, यानी कि लाइट ऑन ऑफ एट रैपिड रेट, यहाँ भी वही लिखा है। अब इसके द्वारा आपका ऐसे ऐसे TIR होता हुआ, ये ऐसे ऐसे होता हुआ मान लीजिए यहाँ तक पहुँचा। यहाँ भी देखिए ऐसे ऐसे प्रकाश हो रहा है। ये फोटो सेल या फिर फोटो डायोड आपको पिछली बार ही बताया था। और यहाँ पे लग गया एम्पलीफायर। ये रिसीवर देखिए, ये इतना जो ब्लॉक है ये रिसीवर में इतना होता है। क्या क्या होता है रिसीवर में, एक फोटो सेल, फोटो डायोड, एम्पलीफायर और शेपर जो आपका होता है, जो काम शेपर उसमें कर रहा था वही काम इसमें भी कर रहा है। तो ये इतना रिसीवर का आपका भाग हो गया और इतना जो है आपका ब्लॉक ट्रांसमीटर का हो गया। अगर कोई पूछे कि ट्रांसमीटर ब्लॉक में क्या क्या आता है, तो ट्रांसमीटर ब्लॉक में आप लिख देंगे इंफॉर्मेशन सोर्स आता है, कोडर और कन्वर्टर आता है, और उसके बाद लाइट सोर्स या फिर लाइट सोर्स ट्रांसमीटर आता है। और मीडियम आपका ऑप्टिकल फाइबर हो गया, रिसीवर ये हो गया। और यहाँ पे देखिए रिसीव होने के बाद यहाँ से आपका डिजिटल इंफॉर्मेशन अलग किया गया और यहाँ से आपका डिकोडर ने डिकोड करके ओरिजिनल वीडियो या फिर जो आपका वॉइस था और एक्चुअल सिग्नल वो आपको प्रोड्यूस कर दिया। अब वहाँ पे आप उस सिग्नल को रिसीव करिए, उसके बाद आगे अपना कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है। तो ये वीडियो यहीं तक था, और भी आगे आप लोगों को कुछ जानकारी दी जाएगी
तो अगला जानकारी कुछ जो बच रही है आपकी अगले वीडियो में प्रोवाइड करा जाएगी।